Okay, so let us discuss this inflation, disinflation and deflation. Okay, so let us use this example for understanding this curve. ठीक है, अब देखो 2010 में प्राइसेस क्या था, ₹100, 2011 में 110, 2012 में 140, 2013 में 180। ठीक है, तो प्राइसेस तो बढ़ रहा है टाइम के साथ, और प्राइसेस के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। जैसे 10% हुआ, 27% हुआ, 28%। ठीक है, तो यहाँ के देखो 10% कैसे है, देखो फाइनल प्राइस था तुम्हारा 110 और इनिशियल 100। ठीक है, तो 110 माइनस 100 अपॉन 100, समझ में आ रहा है, तो कितना आएगा 10%। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 माइनस 110 अपॉन 110, ये हो गया 27%। तो प्राइसेस बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्राइसेस के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो 2010 में 100 था, 2011 में 110, 2012 में 120, 2013 में 130। ठीक है, तो प्राइस कितना कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। 110 से 120 9.1% बढ़ा, और 120 से 130 हुआ तो 8.6 बढ़ा। प्राइसेस तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइसेस के बढ़ने का रेट कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 110, यहाँ पे 9.1 और 8.6, तो यही है। देखो इन्फ्लेशन में क्या होगा, प्राइसेस भी बढ़ रहा है और प्राइसेस के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा, प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइसेस के बढ़ने का रेट कम हो जा रहा है। और डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने की बजाय घट जा रहा है। ठीक है, यहाँ घट गया ना, 110 था फिर 90 हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, -9%। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने की बजाय घट जाता है। डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइसेस के बढ़ने का रेट कम हो जा रहा है। और डी इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ रहा है, प्राइसेस के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थैंक यू।